ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था अटेम्प्ट करने के लिए। एक दो बच्चों का आंसर भी आया था, राइट? एक दो बच्चों ने आंसर भी किया था, बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया था, और ये क्यों नहीं किया था वो आप लोग जाने। लेकिन आप लोगों को अगर होमवर्क दिया जाता है तो होमवर्क का मतलब होता है कि आप भी अपनी काबिलियत को चेक कीजिए, आप भी देखिए कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। मैंने आप लोगों से कहा था क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले बहुत बारीकी से उस क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए कि ये पूछना क्या चाह रहा है, राइट? इसमें क्या पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, राइट? सुमेलित करना है, यहाँ पर देखना है कौन सा कूट जो है वो सही है, ठीक है? ये बताना है आपको। आपके पास ऑप्शन क्या है भाई, 7वीं अनुसूची है, ठीक है? उसमें बोल रहा है कि क्या इसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है। 8th अनुसूची है, इसमें कह रहा है कि दल बदल कानून पर आधारित है। या थर्ड ऑप्शन कह रहा है 9वीं अनुसूची, और इसमें बात क्या कर रहा है, संघ और राज्य तथा समवर्ती सूचियों की। और 10वीं अनुसूची, इसमें कह रहा है कि कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, राइट? तो अब आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। और जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं, जितने भी फ्रेंड्स जो हैं क्लास सेशन में जुड़े हुए हैं, वो लोग कर दें क्लास को जल्दी से शेयर, ताकि और भी फ्रेंड्स आपके क्लास सेशन से जुड़ जाएं। फटाफट आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? जल्दी से आंसर कीजिए। जितने भी फ्रेंड्स क्लास सेशन से जुड़े हुए हैं वो लोग जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अतुल का आंसर आया है मैम बी और डी, इनमें से कोई एक। अच्छा, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, अगर आपको पॉलिटी में कमांड बनानी है, अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, राइट? वनडे एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये कुछ पॉलिटी के टर्म्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, आपको एक कमांड होनी चाहिए। जैसे अगर हम संविधान की बात करें, पॉलिटी में बेसिक क्या है, संविधान ही तो है। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, राइट? क्या क्या प्रावधान होते हैं, जैसे कि अगर संविधान को हम एक बुक, एक किताब मानकर चलें तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमें इसमें भाई 12 अनुसूचियां दी गई हैं, राइट? कितने 22 भाग दिए गए हैं, 395 अनुच्छेद दिए गए हैं, तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। जो प्रमुख अमेंडमेंट हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। कम से कम इतना अगर आप लोगों को याद हो जाता है, इतना अगर आप कंठस्थ कर लेते हो, तो यकीन मान के चलिए कि आधी पॉलिटी आपके हाथ में हो जाती है, राइट? कम से कम फैक्ट तो आपका गलत नहीं होगा, राइट? तो चलिए, शिवम का आंसर आया है बी। अच्छा जी, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है भाई। 7वीं अनुसूची क्या कह रही है, 7वीं अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है, सा से 7वीं और सा से ही सूचियां, राइट? सा से 7वीं और सा से ही सूचियां, तो हमारा क्या मिल गया, क्या हो गया इसका, तो ऑप्शन हो गया 3, राइट? 8th जो स्केड्यूल है, इसमें क्या बताया गया 8वीं अनुसूची में, इसमें किस चीज का प्रावधान किया गया है, इसमें भाषाओं का प्रावधान किया गया है, ठीक है? भाषाओं से रिलेटेड है। 9वीं अनुसूची जो है, आप सभी को पता है भाई, पहला संविधान संशोधन हुआ था, राइट? पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसी में किस चीज का वर्णन किया गया था, भूमि सुधार अधिनियम, यानी कि कुछ विधियों का क्या किया गया था, मान्यकरण किया गया था। और 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से, दा से 10वीं और दा से ही दल बदल, ठीक है? सा से 7वीं, सा से सूचियां, दा से दल बदल और दा से ही 10वीं अनुसूची, ठीक है? इस प्रकार से आप लोग याद करने की कोशिश किया कीजिए। तो हम क्या देखेंगे भाई, फर्स्ट वाला किस में आ रहा है, 3rd में आ रहा है, ठीक है? तो ये हो गए, 2 तो हो गए हमारे पास, ठीक है? एलिमिनेट हो गए, ये हट गया, ये हट गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, डी और बी, इनमें से कोई एक हो सकता है। अब बी को देखा, बी को मिलाया एक से, तो बी का देखा एक, ठीक है? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, राइट? अब हम लोग सी में देख रहे हैं, सी किससे मैच कर रहा है, 4 से मैच कर रहा है। तो जैसे ही हमने देखा सी किससे मैच कर रहा है, सी किससे मैच कर रहा है, सी 4 से मैच करेगा, राइट? ओके, इसमें जो ऑप्शन है वो गलत दे दिया गया है, राइट? इसमें ऑप्शन जो है उसमें मिस्टेक है, क्योंकि सी जो होगी वो हमारे इससे, सी जो होगी 9वीं अनुसूची वो इससे मैच करेगी, यानी कि सी का हो जाएगा 4, राइट? ए का हमने क्या देखा, ए का हमने देखा 3,
बी का हमने देखा 1 और सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4, राइट, सी का हो जाएगा 4 और डी में क्या होगा, दल बदल वाला क्या हो जाएगा, 10वीं अनुसूची दल बदल यानी कि डी का हो जाएगा 2, राइट। तो इसमें ऑप्शन ही गलत दे दिया गया है, राइट, ऑप्शंस ही गलत दे दिए गए, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, राइट। ए का 3 हो जाएगा, 7वीं अनुसूची हो जाएगी समवर्ती सूचियों से रिलेटेड, ठीक है, 8वीं हो जाएगी भाषाओं से रिलेटेड, 9वीं हो जाएगी कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण यानी कि भूमि सुधार भी कह सकते हो, अगर आप एक लाइन में याद करना चाहो तो आप इसे भूमि सुधार कानून के रूप में भी याद रख सकते हो, राइट। और 10वीं जो हो जाएगी वो दल बदल से हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है अतुल, समझ में आ गया, ना तो बी ना तो डी, ठीक है, एक अलग ही ऑप्शन निकल के आ गया, कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसको ई मान के चल लो आप लोग, राइट, इसको मान लो ई, ठीक है, इसको ई ऑप्शन बना लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए तो अब इनके बारे में जरा जान लेते हैं। अगर अनुसूचियों की बात हो ही गई है तो एक बार रिवीजन भी हो जाना चाहिए, है ना। तो चलिए अनुसूचियों के बारे में फटाफट देख लेंगे, इंपॉर्टेंट जो स्केड्यूल है, ठीक है, अनुसूचियां हैं उनके बारे में जरा आप लोग पढ़ लेंगे, देख लिया जाए क्या कह रही हैं अनुसूचियां। राइट, देखिए आपको पता है कितनी अनुसूचियां हैं हमारे पास, कितनी है भाई। अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, भाई यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो मूल संविधान में अगर अनुसूचियों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल संविधान में हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, राइट। अगर वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या अगर पूछी जाए तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12, राइट, 12, ठीक है। वर्तमान में कितनी है, 12 है। इसका मतलब क्या है कि संविधान में संशोधन हुआ होगा, है ना, संविधान में संशोधन हुआ होगा, उसके थ्रू क्या हुआ होगा, ऐड हुई होंगी। तो कौन सी ऐड हुई, 8 थी तो 9वीं अनुसूची ऐड हुई, है ना, 9वीं अनुसूची ऐड हुई। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था ये भी पता होना चाहिए, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था यानी कि प्रथम संविधान संशोधन, राइट, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए, 1951 में, राइट, कब हुआ था, 1951 में हुआ था, ठीक है। ये किससे रिलेटेड था, इस पर भी पकड़ होनी चाहिए आपकी, ये भी आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड था, भूमि सुधार कानून से रिलेटेड था, राइट, भूमि सुधार से रिलेटेड था। चलिए ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद कौन सी अनुसूची ऐड हुई, उसके बाद आपको याद रखना है 10वीं अनुसूची ऐड हुई, ठीक है, 10वीं अनुसूची ऐड हुई। अब 10वीं ऐड हुई तो ये भी किसी अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड हुई होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ, 52nd, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन हुआ, 52nd अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। कब हुआ ये भी पता होना चाहिए, हुआ कब, 1985, ठीक है, 1985 में हुआ 52वां संविधान संशोधन, कब हुआ, 1985 में हुआ। और इसमें क्या किया गया, ये किससे रिलेटेड था, ये किससे रिलेटेड था, ये था दल बदल से रिलेटेड, राइट, किससे रिलेटेड था, दल बदल, दा से 10वीं अनुसूची, दा से ही दल बदल कानून, दल बदल निरोध कानून, ठीक है, ये हो गया। 11वीं अनुसूची की बात की जाए अगर, तो 11वीं अनुसूची कब ऐड हुई, 11वीं अनुसूची कब ऐड हुई, पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ, उसके बाद सारी अनुसूचियों के बारे में एक बार में देख लिया जाता है, राइट। 11वीं अनुसूची अगर आपसे पूछी जाए कब ऐड हुई तो आपको याद रखना है कब ऐड हुई थी, आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ, विषय क्या था, पंचायत, ठीक है। 11वीं अनुसूची का विषय क्या था, पंचायत था। किस भाग में ऐड किया गया मैंने आपको पहले ही बता दिया, पंचायत। भाग कौन सा था, भाग याद रखना है आपको 9, ठीक है, भाग 9 था। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं। इसमें विषयों की संख्या कितनी कर दी गई, 29 विषय ऐड किए गए इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो संशोधन आपको याद रखना है, कौन सा संशोधन हुआ था, 73rd अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन जो था हुआ कब था, 1992 को हुआ था, राइट, ये पॉइंट भी याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायतों की व्यवस्था लागू कब हो गई थी, तो भी आपको क्या पता होना चाहिए, कब लागू हो गया था, 1993 में, ठीक है,
इससे क्या हुआ, पंचायतों को किस चीज का दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, राइट, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पंचायत का गठन किस आर्टिकल में करने की बात की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 40, जो कि किसकी विचारधारा पर आधारित है, गांधीवादी विचारधारा, राइट, कौन सी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। तो अगर गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था और ये किस भाग में रखा गया था, ये भी मैंने आपको बताया था, कौन सा था, भाग 4 था, किससे रिलेटेड था, राज्य के नीति निदेशक तत्वों से रिलेटेड, राइट, राज्य के नीति निदेशक तत्वों से रिलेटेड था, ठीक है। क्लियर करते हुए चलो एक एक पॉइंट, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए, तब भी आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया। स्रोत अगर आपसे कहा जाए कि स्रोत क्या है, राज्य की नीति निदेशक तत्वों का स्रोत क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्वों को ग्रहण किया गया है। बात क्लियर हो गई। तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 40 जो है वो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था। इसी से क्या हुआ था, यहाँ पर पंचायतों की गठन की बात की गई थी। किसके गठन की बात की गई थी, ये भी नोट डाउन कर लो, पंचायत के गठन की बात, ठीक है, पंचायत का गठन, राइट। फिर क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा कौन से अमेंडमेंट से मिला, 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, ठीक है। इससे क्या मिला, इससे इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ, और सारी चीजें तो मैंने पहले ही बता दी थी आपको, कहां पर ये लागू किया गया, तो 2 अक्टूबर को लागू किया गया, कब, 1900, इसको क्या कहते हैं, 1959, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया गया, राजस्थान के नागौर, है ना, नागौर राजस्थान से क्या कर दिया गया, इसे इम्प्लीमेंट करा दिया गया, राइट। ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान के नागौर से क्या कर दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। एक राज्य का और नाम मैंने आपको बताया था, 11 अक्टूबर, ठीक है, 1959 को ही आंध्र प्रदेश का था, कहाँ, महबूबनगर, ठीक है, यहाँ पर भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। ये सारे पॉइंट्स हो गए, आपको याद रखने, ठीक है। अगर मैं 12वीं अनुसूची की बात करूं, ठीक है, 12वीं अनुसूची की बात करूं, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं। इसके बाद कौन सी अनुसूची आती है, 12वीं अनुसूची, ठीक है। यहाँ पर अभी हम जो अमेंडमेंट हुए हैं उनकी बातें कर रहे हैं, फिर अनुसूचियों के बारे में भी एक बार में सारा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो अनुसूचियां बची हैं वो भी मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। 12वीं अनुसूची जो थी, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, आप सभी को पता है। विषय क्या था, पहले तो विषय आपको पता होना चाहिए, नगर पालिका, है ना, नगर पालिकाएं, राइट, नगर पालिकाएं शब्द जोड़ा गया, ठीक है। नगर पालिकाओं को किस भाग में रखा गया, मैंने आपको भाग बताया था 9 का, ठीक है, 9A, नगर पालिकाओं को किस भाग में जोड़ा गया, तो आपको बताना है 9 का या 9A में ऐड किया गया। इसमें टोटल विषयों की संख्या कितनी रखी गई, टोटल विषयों की संख्या कितनी रखी गई, 18, ठीक है। टोटल विषय कितने थे जिसमें अधिकार, कानून बनाने का अधिकार दिया गया, तो 18 विषय नगर पालिकाओं में शामिल किए गए। और क्या था, कौन सा संशोधन हुआ, तो मैंने आपको बताया था 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 74th अमेंडमेंट हुआ था। ये पॉइंट भी आपको क्लियर रखना है, हुआ कब, ये भी 1992 में ही हुआ था। और अगर लागू कब हो, ये पूछ दिया जाए लागू कब हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है 1993 में ही लागू हुआ था, ठीक है। लागू कब हुआ, 1993 में ही लागू हुआ, ये भी पॉइंट आपको क्लियर रखना है माइंड में, ठीक है। ये हो गई हमारी सारी अनुसूचियां, आगे देख लिया जाए। अब हम लोग बात कर लेते फर्स्ट यानी कि प्रथम अनुसूची की। टोटल मैंने कितनी बताई, हमारे पास नंबर ऑफ जो स्केड्यूल हैं कितने हैं, मैंने आपको बताए 12 हैं, वो भी करंट सिचुएशन में, ठीक है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, राइट। तो प्रथम अनुसूची की अगर फर्स्ट स्केड्यूल की बात की जाए, तो पहली अनुसूची क्या बताती है, भारत संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। पहली अनुसूची क्या बताती है, संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन करती है, राइट, संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन करती है। अगर सेकंड की बात की जाए, सेकंड स्केड्यूल जो है, द्वितीय जो अनुसूची है, वो किसकी बात करती है, वो भी पॉइंट क्लियर रखना है माइंड में आपको, क्या है भाई, किसकी बात करती है, वेतन भत्ते की बात करती है, राइट,
वेतन भत्ते की बात करती है। अगर वेतन भत्ते की बात कर रहे हैं तो किसका वेतन, है ना, ये भी तो पता होना चाहिए कि किसका वेतन। अब ये थोड़ी ना है कि बस बोल दिया वेतन वेतन वेतन, किसका वेतन, तो आपको पता होना चाहिए किनका, किस किस के वेतन की बात करता है, आपको माइंड में क्लियर रखना है। राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, राज्यपाल, राइट। उसके बाद कौन आ गया, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। देखिए इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि बहुत आसानी के साथ आपको हर एक फैक्ट भी क्लियर हो जाए और सारा कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में क्लियर रहे, राइट। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा सभापति उपसभापति हो गया, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति हो गया, राइट। और कौन कौन आ जाएगा भाई, सीएजी आ जाएंगे, ठीक है। सीएजी का मतलब क्या, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राइट। आपको आर्टिकल तो पता ही होगा, सीएजी का आर्टिकल कौन सा है भाई, आर्टिकल 148 और 149, ये दोनों किससे रिलेटेड हैं, आप याद रखेंगे। आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 और 149, ये दोनों आर्टिकल हैं सीएजी से रिलेटेड हैं, ये भी पॉइंट आपको क्लियर रखना है, ठीक है। सीएजी हो गया, और किस किस का आ जाएगा भाई, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राइट, इनके भी वेतन की बात की गई है। और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के भी वेतन की बात कर रहा है। बहुत ध्यान से देख लेना भाई किस किस का वेतन यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और आपके पास क्या आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन, ठीक है। और क्या आ जाएगा, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन, ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन, राइट, ठीक है। ये सारा आ गया किसका, वेतन भत्ते के बारे में, ठीक है, याद हो जाएगा, एनी इश्यू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तृतीय अनुसूची हमें किसके बारे में बताती है, तो तृतीय जो है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वेतन की बात करेंगे, उसके बाद भाई हम शपथ लेंगे। अगर आपके पास जब भी आप कोई किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखते हो, आपको दिखता होगा ना, आप सोचते होगे भाई इसका क्या है, वेतन कितना है ना। पहले आप लोग वो देखते हैं ना, वेतनमान जो लिखा होता है उस पर नजर पड़ती है। जब वेतन वगैरह बढ़िया सा दिखता है तो फिर क्या होता है, हमारा आकर्षण और ज्यादा बढ़ता है उसके प्रति, है ना। अच्छी सैलरी होती है तो लगता है कि अरे वाह, अब तो वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर भी पहले कहा कि पहले भाई वेतन बता दीजिए, उसके बाद हम शपथ ग्रहण करेंगे, राइट। तो वही क्या हुआ कि दूसरी अनुसूची में किसकी बात की गई, वेतन की बात की गई, और थर्ड में क्या की गई, शपथ की बात की गई, राइट। और शपथ किसकी ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। अगर शपथ की बात करें तो शपथ कौन कौन किसकी शपथ का विवरण दिया गया है, ये भी क्लियर होना चाहिए। संघ के मंत्री, ठीक है, संघ के मंत्री होंगे, राज्य के मंत्री होंगे, राइट, विधानसभा के सदस्य जो होंगे, राइट, विधानसभा या विधानमंडल कह सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग विधानमंडल कह सकते हैं, राइट, इसमें ज्यादा सोचने या उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्या है भाई, विधानमंडल कह दो या विधानसभा विधान परिषद अलग से लिख लो, कोई इश्यू नहीं है, राइट। और क्या है, और याद रखना है आपको, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और क्या, सीएजी, ठीक है। ये सारे पॉइंट हो गए शपथ के बारे में, ठीक है। तीसरी तक जान लिया, अब चौथी अनुसूची के बारे में देखते हैं। चौथी अनुसूची हमें किसके बारे में बताती है, ध्यान रखना है आपको कि चौथी जो है वो क्या कहती है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन का विवरण देती है, राइट। किसका आवंटन करती है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राइट। देखिए आप एक क्वेश्चन में कितनी सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, राइट। एक घंटे में आपने क्या सीखा ये मैटर करता है, एक घंटे में आपने कितने क्वेश्चन मैम ने करवा दिए ये मैटर नहीं करता है, राइट। मेरे
समझाने का, बताने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप, राइट। तो क्या है, चौथी अनुसूची क्या कहती है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अगर पांचवी की बात की जाए, पांचवी क्या कहती है भाई, SC ST क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करती है, ठीक है। SC ST क्षेत्रों के प्रशासन का विवरण देती है। SC ST क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है यहाँ पर, ठीक है। SC ST क्षेत्र का प्रशासन, बस ऐसे याद रखो, ठीक है। अगर छठवीं अनुसूची की बात की जाए, छठवीं में क्या बताया गया है, 4 राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए। क्या, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, राइट। कौन कौन से 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और कौन सा राज्य हो गया, मिजोरम। ये 4 राज्य हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड है, ठीक है, कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड, क्षेत्रों का प्रशासन, राइट। बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये हो गई छठवीं। अब अगर सातवीं की बात की जाए, तो सातवीं मैंने आपको बता दिया, सा से सातवीं और सा से ही क्या, सूचियां, ठीक है। अगर सूचियों के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए आपके पास हमारे संविधान द्वारा हमें कितने प्रकार की सूचियां दी गई हैं भाई। एक तो हो गई संघ सूची, राइट, एक हो गई राज्य सूची, एक हो गई क्या, समवर्ती सूची, राइट, और एक कौन सी हो गई, अपशिष्ट सूची, अपशिष्ट सूची, राइट। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो संघ सूची में अगर कानून बनाने का अधिकार पूछा जाए तो आपको याद रखना है केंद्र को होता है, ठीक है। केंद्र को क्या होता है, कानून बनाने का अधिकार, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है, केंद्र के पास होता है कानून बनाने का अधिकार, राइट। और अगर आपसे राज्य के बारे में पूछा जाए, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, आपको याद रखना है राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। अगर समवर्ती सूची की बात की जाएगी तो केंद्र और राज्य जो हैं वो मिलकर क्या होते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें कौन होगा, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे, राइट, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे। और अगर अपशिष्ट सूची की बात की जाए तो अपशिष्ट सूची में कौन शामिल होगा, केंद्र, ठीक है। अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। तो 2 सूचियां होगी जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, केंद्र के पास। एक तो हो गई संघ सूची, एक हो गई अपशिष्ट सूची, राइट। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची क्या कह रही है। 8वीं अनुसूची क्या कह रही है, 8वीं में आपको याद रखना है, अच्छा इनमें विषयों के बारे में भी पूछा जाता है, वो फैक्ट में आता है, वो जब मैं पढ़ाऊंगी आपको तब मैं वहां पर फैक्ट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, जो संविधान में भाषाएं दी गई हैं। तो टोटल भाषाएं हमारे पास कितनी है, टोटल 22 भाषाओं को संविधान में क्या किया गया है, अधिनियम 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, राइट। तो 22 भाषाएं जो हो गई वो भाषाएं बाद में बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर बस आपको 2-3 पॉइंट्स क्लियर रखने हैं। एक राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी, भोजपुरी और इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी। राजस्थानी, भोजपुरी और अंग्रेजी जो हैं ये तीनों क्या हैं, ये तीनों भाषाएं शामिल नहीं है 22 भाषाओं में, ठीक है, शामिल नहीं है, ये पॉइंट क्लियर रखना है। राजस्थानी, भोजपुरी और कौन सी, अंग्रेजी, ये तीनों भाषाओं को 22वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए एकदम, ठीक है। और अगर 22 भाषाओं की बात की जाए तो एक पॉइंट और आपको याद रखना है, अगर 22 भाषाओं की बात की जा रही है तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में, ठीक है, भाषाएं मैंने बोल दिया, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में अनुसूचियों में कितनी भाषाओं को दिया गया था, तो आपको याद रखना है कितनी थी, टोटल हमारे पास 13 लैंग्वेज थी, ठीक है, मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में 13 भाषाएं थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर वर्तमान में पूछा जाए वर्तमान में कितनी है टोटल, तो कितनी हो गई, तो हो गई 22 भाषाएं। अगर वर्तमान में 22 हैं तो कुछ तो अमेंडमेंट हुए होंगे, उसके थ्रू ही ऐड की गई होंगी, तो ये भी याद रखना है आपको। 21वां संशोधन हुआ था, ठीक है, 21st जो अमेंडमेंट था कब हुआ था, 1967 में,
ठीक है, इसके थ्रू क्या हुआ, सिंधी को 14वीं भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया। ठीक है, सिंधी को 14वीं भाषा के रूप में 22वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में शामिल कर लिया गया। राइट, नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट हुआ 71st अमेंडमेंट। कब हुआ ये भी याद रखना है आपको, 1984 में। ठीक है, 1984 या 1985 में हुआ था। ठीक है, 1985 में हुआ था। राइट, 1984 में हुआ था, नहीं या 1992। राइट, जो 71st अमेंडमेंट था वो 1992 में हुआ था, ये भी क्लियर रखना है आपको। और इसमें किसको शामिल किया गया, एक कोड बना लीजिए, कौन सा कोड, नमक। ठीक है, नमक, ना से क्या हो गई, नेपाली। ठीक है, माँ से क्या हो गई, मणिपुरी, और क से हो गई कोंकणी। ठीक है, ये कोड बनाकर आप याद कर लेंगे तो आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, इन तीनों भाषाओं को 15वीं, 16वीं और 17वीं भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया। ठीक है, 3 भाषाएं ऐड की गई। राइट, 3 भाषाएं ऐड की गई, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अब कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, ये कब हुआ, ये हुआ 2003 में। ठीक है, ये कब हुआ, 2003 में हुआ। ठीक है, 92nd अमेंडमेंट हुआ 2003 में हुआ। इसमें कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 भाषाएं ऐड की गई। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। राइट, ये 4 भाषाएं ऐड की गई। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल भाषाएं हमारे पास कितनी हो गई, अब हो गई हमारे पास 22 भाषाएं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एक्सप्लेनेशन जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर ये हो गया, देख लेंगे आप लोग। ठीक है, इसका सही जवाब हो गया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अच्छा, 22 भाषाएं, 8वीं तक बात हुई ना। उसके बाद नवी कौन सी थी, नवी अनुसूची कौन सी थी, आपको याद रखना है, भूमि सुधार से रिलेटेड थी। ठीक है, नवी अनुसूची भूमि सुधार से रिलेटेड थी। और अच्छा, उसके बाद तो मैंने सारा कुछ बता ही दिया। ठीक है, संशोधन फर्स्ट हुआ था, आपको ये भी मैंने बता दिया, कब हुआ था, 1951 में हुआ था। 10वीं कौन सी थी अनुसूची, 10वीं थी दल बदल से रिलेटेड। राइट, 10वीं थी दल बदल से रिलेटेड। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 52nd अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, ये भी पॉइंट आपको क्लियर रखना है। 11वीं बता दी आपको, 11वीं अनुसूची कौन सी थी, पंचायत से रिलेटेड थी, पूरी क्लियर कर चुकी हूं। और 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड थी, नगर पालिकाओं से रिलेटेड थी, नगर पालिका। अब इनकी डिटेल पूरी बता चुकी हूँ, बार बार रिवीजन, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है। राइट, नहीं पर फोकस करना है, कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, पंचायतें भाग कौन सा है, 9, नगर पालिकाएं भाग 9A, सहकारी समितियां भाग 9B और अधिकरण भाग 10। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। राइट, कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी से आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट आंसर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट क्लास सेशन में हैं वो लोग आंसर करेंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए, मैंने अभी जस्ट बता दिया, अभी जस्ट आपको बताया, भाग 9 किससे रिलेटेड, पंचायतों से रिलेटेड, भाग 9A नगर पालिकाओं से रिलेटेड। अब अगर 9A बोल दिया तो 9B भी पता होना चाहिए, किससे रिलेटेड है, सहकारी समितियों से रिलेटेड है। ठीक है, सहकारी समितियों से रिलेटेड है, ये भी पॉइंट आपको क्लियर रखना है। राइट, अच्छा ये लिखा तो था, 9B हो गया सहकारी समितियों से। अधिकरण जो है आपको पता होगा, अधिकरण किसका हिस्सा है, अधिकरण भाग 14A का हिस्सा है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल भी आपको याद रखना है, 323। ठीक है, आर्टिकल 323A। और भाग कौन सा हो गया, 14 का, ए को क्या पढ़ेंगे हम हिंदी में, क। ठीक है, आर्टिकल क्या हो जाएगा, 323 क। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, अधिकरण से रिलेटेड है। बात क्लियर हो गई, यहाँ पर कोई भी डाउट, तो क्या हो जाएगा हमारा गलत आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा,
इसका गलत जवाब। ठीक है, ये सारा सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। राइट, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे? 16 जो भाग है वो किससे रिलेटेड है, ये पूछा जा रहा है। राइट, क्या है भाई, देख लो जरा। प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, या कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट आंसर कीजिए। जितने भी फ्रेंड्स क्लास सेशन में हैं वो लोग क्लास को शेयर जरूर करें अपने और भी दोस्तों के साथ। राइट, जल्दी से शेयर कर दिया कीजिए ताकि आपके और भी प्यारे प्यारे दोस्त क्लास सेशन में जुड़ जाया करें, है ना, तभी तो क्लास लेने का मजा आता है। चलिए, क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया प्रशासनिक अधिकरण जो है वो किसका हिस्सा है, भाग 14A का हिस्सा है ना। 14 का हिस्सा है प्रशासनिक अधिकरण। आर्टिकल मैंने बता ही दिया आपको, आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 323। ठीक है, ए। राइट, अखिल भारतीय सेवाएं जो है आपको पता है भाग 14 का हिस्सा है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं किसका हिस्सा है, भाग 14 का हिस्सा है। आपको पता है अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का किसे प्राप्त होता है अधिकार, संसद को। ठीक है, और क्या है भाई, राज्य वित्त आयोग जो है आपको पता है आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 280। और वित्त संपत्ति और संविदायवाद, ये भाग कौन सा है, भाग अगर आपसे पूछा जाए वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद अगर आपसे ये पूछा जाए भाग कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए भाग कौन सा है, भाग है 12। राइट, भाग 12 में इसका विवरण दिया गया है। राइट, अगर कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान की बात की जाए, ये कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 16 नहीं, भाग 16 हो जाएगा। ठीक है, यही क्या है, भाग 16 का प्रावधान करता है, ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। राइट, तो भाग 16 में कौन आ जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट, तो ऑप्शन डी हो गया भाग 16 का राइट आंसर। ये मैंने आपको ऊपर बता दिए, आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फटाफट, क्या किस बारे में बात कर रहा है। देखिए, कह रहा है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो। ठीक है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक है। ठीक है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा के द्वारा एक बार पारित कर दिया गया हो और विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। धन विधेयक के अतिरिक्त यानी कि जो वित्त विधेयक होते हैं, ठीक है, सभी वित्त विधेयक क्या होते हैं, सभी वित्त विधेयक तो धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। सभी वित्त विधेयक जो होते हैं वो तो धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं, क्योंकि धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है, आप सभी को पता होगा, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो धन विधेयक को परिभाषित करता है। राइट, और अगर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है 1 माह से अधिक नहीं, 2 माह से अधिक नहीं, 3 माह से अधिक नहीं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। आलोक मिश्रा का आंसर आ रहा है सी, अतुल का भी सी आया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जितने भी फ्रेंड्स का आंसर आया है ऑप्शन सी, सभी का आंसर है एकदम राइट। ठीक है, तो 3 माह से अधिक तक नहीं हो सकता है। आप लोगों को पता होगा भाई, धन विधेयक जो है इसका प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 110 जो है ना, 110 जो है वो किसका प्रावधान करता है, धन विधेयक का प्रावधान करता है। राइट, और अगर आपसे पूछा जाए धन विधेयक को परिभाषित करने का अधिकार किसका है, धन विधेयक को कौन है जो परिभाषित करता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसे परिभाषित करने का अधिकार है धन विधेयक को, तो धन विधेयक को परिभाषित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। राइट, कौन परिभाषित करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, स्टार बना लेंगे। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो धन विधेयक को परिभाषित करता है। बात क्लियर हो गई। राइट, और क्या बताना है इसमें, ये तो पॉइंट क्लियर हो ही गया।
कौन सा आर्टिकल होगा। और हाँ, इसका आर्टिकल कौन सा है वो भी आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 197(1), ठीक है। 197 जो है आर्टिकल, राइट, वो इसका प्रावधान करता है 197(1), राइट। अच्छा, 197(1) का जो है ख, बी, ये भी नोट डाउन कर लेंगे आप, ठीक है। 197(1) का जो क्लॉज 1 हो गया और सब क्लॉज कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो ये किसका प्रावधान करता है कि 3 महीने से अधिक नहीं रख सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फटाफट क्या कह रहा है, आंसर करते हुए चला कीजिए आप, राइट। हिस्ट्री का क्लास इवनिंग टाइम में होता है आलोक, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल है वो आपको बताना है। आर्टिकल 326, आर्टिकल 326, या अनुच्छेद कह दीजिए भाई, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 323। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट आंसर कीजिए भाई। क्लास सेशन पसंद आया करे तो दिल खोलकर लाइक भी किया कीजिए और क्लास को शेयर भी किया कीजिए, है ना। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर, आर्टिकल 326, अनुच्छेद 326 जो है किसका प्रावधान करता है। बहुत बढ़िया अतुल, आलोक अतुल दोनों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का जो अधिकार था वो किसके द्वारा प्रदान किया गया, आर्टिकल 326 के द्वारा प्रदान किया गया है। और एक पॉइंट और क्लियर रखना है, क्या इसी आर्टिकल के तहत कौन सा संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, है ना। 61st अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1989 में हुआ था, ये भी याद रखना है। कब हुआ संशोधन, 61वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ कब, 1989 में हुआ, ठीक है, 1989 में हुआ। इसके द्वारा क्या किया गया, आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया, है ना। आर्टिकल 326 में क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। इसमें संशोधन करके किया क्या गया, ये भी पॉइंट क्लियर रखना है। क्या किया गया, जो वयस्क मताधिकार की आयु थी, है ना, वयस्क मताधिकार की आयु को, वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर, राइट, 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया, कितने वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, राइट। कितना वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। ये था इसका प्रावधान, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर रहेगा। आर्टिकल 325 किसका प्रावधान करता है, 324 किसका प्रावधान करता है, ये भी सारी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई, आर्टिकल 324 तो आपको पता ही होगा, निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है ना, निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। और यहाँ पर 323 अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड है ना, अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड है। और आर्टिकल 325 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 325 में धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान या वंश के आधार पर क्या होगा, मताधिकार से वंचित नहीं किया, जो निर्वाचक नामावली होती है उसमें उससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता है, ये बताया गया है, राइट। तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। आर्टिकल 325 किसका प्रावधान करता है, आपको याद रखना है, धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर निर्वाचक नामावली से वंचित नहीं किया जा सकता है, राइट। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको बता दिया है।
नहीं किया जा सकता। राइट, ये पॉइंट आपको क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और बताना है कौन सा कूट जो है वो ठीक होगा। राइट, हाँ जी। चलिए, मैंने आपको पंचायती राज से रिलेटेड जितनी भी समितियां थी सभी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। अब आपसे ऑप्शन ए कह रहा है पीके थुंगन जो है 1957, अशोक मेहता 1986, बीआर मेहता 1977 या एलएम सिंघवी 1988। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जितने भी फ्रेंड्स क्लास सेशन में हैं वो लोग आंसर करने की कोशिश करें। जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छा, एक चीज क्लियर करना है, यहाँ पर ना आप जन्म स्थान को हटा दीजिए। ठीक है, जन्म स्थान को हटा दीजिए। धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर याद रखना है। ठीक है, जन्म स्थान ऐड मत कीजिए इसमें। ठीक है, हाँ, एक कल जब मैं आप लोगों को 1935 का जो एक्ट बता रही थी ना, उसमें एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे। राइट, 1935 का एक्ट जब बता रही थी तो मैंने वहां पर बोल दिया था 1919 का जो एक्ट आया था उसमें क्या किया गया था, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। बट यहीं पर मिस्टेक हो गई थी। क्या हुआ था, 1909 का जो मिंटो मार्ले सुधार था, मार्ले मिंटो सुधार जो था, है ना, जो इस 1909 का जो अधिनियम था जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, उसमें क्या हुआ था, इसमें किया गया था मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार। ठीक है, यहाँ पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, इसीलिए इसे सांप के दांत बोने वाला अधिनियम भी कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था, सांप के दांत बोने वाला अधिनियम, सांप के दांत बोना भी कहा गया था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर करना है भाई, वहां पर मिस्टेक हो गई थी इसलिए यहां पर मैंने इसको कंफर्म क्लियर कर दिया। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आया किसी का भी आंसर? कोई भी आंसर नहीं कर रहा है भाई, आंसर करो भाई। चलिए मैं बता देती हूँ क्या होगा इसका सही जवाब। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कौन सी समिति का गठन किया गया था, एक नजर देख लेंगे। पंचायत से संबंधित जो भी समितियां थी, है ना, कौन कौन सी समितियां थी, सबसे पहले BR मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। कब किया गया, 1957 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी थी, अशोक मेहता समिति, जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार के समय बलवंत राय मेहता समिति थी। ठीक है, ये किसकी सरकार के समय, कांग्रेस सरकार के समय। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अशोक मेहता समिति गुजरात के ही थे, अशोक मेहता, उन्हीं के अध्यक्षता में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 में। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार थी, ये भी पॉइंट आपको क्लियर रखना है। ठीक है, उसके बाद कौन सी समिति आती है, GVK राव समिति। ठीक है, GVK राव समिति कब, 1985 में। राइट, 1985 में आई GVK राव समिति। इसके बाद कौन सी समिति आई थी, इसके बाद आई थी GVK राव समिति के बाद आई थी पीके थुंगन समिति। GVK राव समिति के बाद कौन सी समिति आई थी, 1 सेकेंड, LM सिंघवी समिति। राइट, LM सिंघवी समिति आई थी। ठीक है, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति आई थी 1986 में। राइट, 1986 में। इसके बाद कौन सी समिति आई थी, इसके बाद आई थी पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति। राइट, सभी समितियां हैं भाई, मिलान करने को आते हैं। क्वेश्चन आपने देख ही लिया, RO में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पीके थुंगन समिति का गठन कब हुआ था, 1988 में हुआ था। इसी के बाद एक और समिति आई थी, कौन सी, गाडगिल समिति। राइट, गाडगिल समिति, ये भी कब गठित हुई थी, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, 1988 में ही गठित हुई थी, ये भी पॉइंट आपको क्लियर रखना है। ठीक है, यहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी कि त्रिस्तरीय होगा। अशोक मेहता समिति ने क्या बताया, द्विस्तरीय की बात की थी, है ना, इन्होंने द्विस्तरीय की बात की। GVK राव के बारे में कहा जाए तो इन्होंने 4 स्तरीय की बात की थी, है ना, 4 स्तरीय क्या होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। LM सिंघवी ने त्रिस्तरीय की ही बात की थी।
ये सारे पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर रखने हैं अपने माइंड में, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं बैक। क्या बता रहा है, मैंने आपको बताया अशोक मेहता समिति 1985 हो गया, राइट। अशोक मेहता समिति 1985, उसके बाद बी आर मेहता समिति 1985, अशोक मेहता समिति 1977, पीके थुंगन समिति, एल एम सिंघवी समिति 1986 और पीके थुंगन समिति 1988। तो देख लेते हैं क्या बन रहा है भाई। ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इलिमिनेट हो गए क्योंकि 4 और 4 हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अशोक मेहता का हो गया 3, यानी कि ये हो गया। तो हमारा ये भी क्वेश्चन क्या हो, ये भी जो ऑप्शन है एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया ऑप्शन डी, राइट। ये हो गया आपका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। ग्रामीण, आंसर चेंज कर दिया अतुल राइट। तो ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था, राइट। ये पूछा जा रहा है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था। आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या एम के गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी फ्रेंड्स क्लास सेशन में जुड़े हुए हैं वो लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें। लाइक आपको क्लास पसंद आए तभी करें, राइट। शेयर करते रहिए क्लास को। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 40, है ना। इसमें क्या बोला गया है, पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है, पंचायतों का गठन। तो मैंने आपको बताया था कि जब संविधान बनाया जा रहा था तब क्या हुआ, देखा गया कि अरे संविधान में कहते तो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, लेकिन संविधान में गांधीवादी विचारधारा तो कहीं पर झलक ही नहीं रही है। तब क्या किया गया, गांधी जी के द्वारा जो पंचायतों के गठन की बात की गई थी, यानी कि ग्रामीण स्तर के विकास की जो बात की गई थी, उसको क्या कर दिया गया कि कहीं पर भी प्रावधान नहीं है तो चलो इसको क्या करते हैं, भाग 4 में ऐड कर देते हैं, ठीक है। और भाग 4 में ऐड कर दिया गया किसे, पंचायती राज के गठन, पंचायतों के गठन को, ठीक है। और भाग 4 किससे रिलेटेड है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, राइट। मैंने आपको बताया था कहां से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपको याद रखना है। स्रोत क्या है, आयरलैंड का संविधान, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर रखना है माइंड में, राइट। स्रोत क्या हो गया, आयरलैंड का संविधान हो गया। और ये किसकी विचारधारा थी भाई, किसकी विचारधारा थी, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, गांधीवादी विचारधारा, ठीक है। गांधीवादी विचारधारा थी भाई, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। पंचायती राज जो था वो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। भाई आपके कमेंट्स ना इतनी दूर से मुझे दिखते हैं कि कमेंट आ रहा है, बट मुझे क्लियरली समझ में नहीं आता कि क्या कमेंट आ रहा है, राइट। तो मैं अभी पढ़ नहीं पाती हूँ आपके कमेंट्स को। सो आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पर ही ध्यान दिया करो, राइट। अब देख लो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये देखिए भाई, थोड़ा सा ये क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन आ गया है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। यूपी स्पेशल में भी सेंसस का क्वेश्चन है, राइट। जो जनसंख्या है, यूपी की जनसंख्या जहां पर हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया है। यूपी स्पेशल भी मान सकते हैं, ठीक है। देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, अगर आप लोगों ने यूपी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हो तो आप लोग आंसर करने की कोशिश करें, उसके बाद तो मैं बताऊंगी ही। इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, बरेली हो गया या गाजियाबाद हो गया। चलिए फटाफट आंसर कीजिए आप लोग, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर का। चलिए आंसर कीजिए फटाफट। चलिए, आप लोगों को पता ही होगा कि यूपी की जो क्या है साक्षरता है वो कितने % है। यूपी साक्षरता की बात हो रही है, कितना है, 67.7%, है ना।
67.7% है यूपी की साक्षरता। इसमें अगर मेल साक्षरता की बात की जाए तो कितना है भाई, 57.4%, राइट। मेल साक्षरता है, सॉरी 77.4% जो है वो मेल साक्षरता है, और अगर फीमेल साक्षरता की बात की जाए तो 54.3% जो है वो फीमेल साक्षरता है, राइट। ये पॉइंट क्लियर रखना है, 54 है 57 है, ऐसे ही समथिंग कुछ है, राइट। हाँ 57% ही है, राइट। इसको याद रखना है, 57.2% जो है वो फीमेल साक्षरता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया। अब अगर साक्षरता दर जो है कहाँ पर सर्वाधिक है, सर्वाधिक की जब बात की जाएगी तो आपको पता होगा सर्वाधिक कहाँ कहाँ पर है भाई, कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम, यहाँ पर देख लेंगे सर्वाधिक कहाँ कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। और इसके बाद आपने सुना होगा किसका नाम, कानपुर का, है ना। कानपुर में चाहे महिला साक्षरता हो चाहे पुरुष साक्षरता हो, दोनों साक्षरता क्या है, सर्वाधिक है कानपुर नगर में, ठीक है। कानपुर हो गया। कानपुर के बाद कौन सा आ गया, फीमेल यहाँ लिख लेंगे, कितना है 57.2%, राइट। कानपुर हो गया। कानपुर के बाद क्या आ गया, औरैया, ठीक है, जो पश्चिमी बेल्ट है, औरैया, इटावा। फिर इसके बाद क्या है, गाजियाबाद, राइट। अगर आपसे सबसे कम, यहाँ पर तो सर्वाधिक साक्षरता थी, है ना। अगर आपसे सबसे कम पूछ दिया जाए, क्या पूछा जाए, सबसे कम साक्षरता कहाँ है, तो आपको याद रखना है कौन सा, श्रावस्ती, ठीक है। चाहे फीमेल साक्षरता की बात हो चाहे मेल साक्षरता की बात हो, सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, सबसे कम श्रावस्ती में ही है। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, इसके बाद बहराइच, और इसके बाद कौन सा हो जाएगा, बदायूं, राइट। तो ये आपको क्लियर रखने हैं। तो सबसे कम, सब सर्वाधिक साक्षरता अगर यहाँ पर पूछी जा रही है तो मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, फिर गाजियाबाद। तो यहाँ ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कौन सा, गाजियाबाद हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ये हो गया क्लियर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। आप सभी को इसका आंसर तो भली भांति पता ही होगा। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 17, जल्दी से आंसर कीजिए। अब इस आंसर का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक ना दे पाए आप लोग तो बिल्कुल हद ही हो जाएगी फिर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आलोक, अतुल है ना, अतुल 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 और आलोक का आंसर आ गया। बाकी तो सब क्या कर रहे हो भाई, आप लोग भी आंसर किया करो। जितने भी फ्रेंड्स जो हैं क्लास सेशन में जुड़े हैं वो लोग आंसर करने की कोशिश किया करें ना। एक ही दो बच्चों का आंसर आ रहा है, क्या है भाई, आर्टिकल 17 हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी कि अस्पृश्यता की समाप्ति। इसको हम अपनी लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा में समझने की कोशिश करें, क्या हो जाएगा, छुआछूत का अंत, राइट। छुआछूत का अंत हो जाएगा, किसमें किया गया, आपका हो जाएगा आर्टिकल 17। और आर्टिकल 17 किसमें भाई, ये सारे प्रावधान है किसके तहत आ रहे हैं, मूल अधिकारों के तहत, है ना, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बताया था भाग कौन सा है, भाग 3 का हिस्सा है ना। भाग जो स्केड्यूल है वो कौन सा है, 3rd है। और ये कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं ना। अमेरिकी संविधान से मूल अधिकार हम लोगों ने ग्रहण किए हैं, ये पॉइंट भी क्लियर रखना है आपको, राइट, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर मैं बता देती हूँ ये क्या है, समता। ये यहाँ पर किसकी, विधि के समक्ष समता है ना, किसके समक्ष, विधि यानी कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे, इसकी बात कहाँ की गई है, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता की बात कहाँ पर की गई है, आर्टिकल 14 में की गई है। 15 क्या कह रहा है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ठीक है। 5 प्रकार से, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध, ठीक है।
के आधार पर भेदभाव से निषेध की व्यवस्था की गई है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगर इसकी बात की जाए तो यहां पर क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, राइट। लोक नियोजन, लोक नियोजन मतलब सरकारी पदों में सभी के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, 17 मैंने बता ही दिया। और एक आर्टिकल और आता है इसमें, कौन सा आता है, कौन सा आता है, आर्टिकल 18 आता है। और इसमें किसका प्रावधान है, उपाधियों का अंत, राइट। किसका प्रावधान किया गया है, उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। और ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। फर्स्ट जो हमारा मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, समता का अधिकार जो है, इसके अंतर्गत ये सारे आते हैं। और आर्टिकल कौन से कहां तक डिफाइन करता है, आर्टिकल 14 to 18 में इस चीज को डिफाइन किया गया है। बात क्लियर हो गई, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फटाफट क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170, ठीक है, के अनुसार किसी राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। विधानसभा के सदस्यों की बात कर रहा है, राइट। किसकी बात कर रहा है, विधानसभा के सदस्यों की बात कर रहा है। ठीक है, विधानसभा सदस्य, ये बताना है आपको। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन है 14 या 400, सॉरी 40 या 400, 50 या 450, 50 या 500, 60 या 500। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आंसर कीजिए। आप सभी को पता होगा कौन सा आर्टिकल, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अभी नहीं बताया है। ठीक है, अगर हम विधानमंडल की बात करें, ठीक है, विधानमंडल, कौन से आर्टिकल को विधानमंडल डिफाइन करता है, आर्टिकल 168। ठीक है, ये विधानमंडल को डिफाइन करता है। तो विधानमंडल की अगर बात की जाए तो विधानमंडल में कौन कौन आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। कौन होता है विधानमंडल का प्रमुख, कौन होगा, राज्यपाल होगा, है ना, राज्यपाल होगा। इसके बाद कौन होगा, उच्च सदन कौन सा होता है, उच्च सदन होता है विधान परिषद। ठीक है, और निम्न सदन कौन सा होता है, विधानसभा, राइट। ये हो गया, तो विधानसभा, राज्यपाल हो गया। विधान परिषद में किसका वर्णन कर, आर्टिकल कौन सा है, विधान परिषद का 169, बहुत पूछा जाता है, स्टार बना लीजिए इस पर। विधान परिषद का आर्टिकल, विधान परिषद का उत्सादन, ये आर्टिकल अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 169। और यहाँ विधानसभा का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है विधानसभा का कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, 170 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 170 विधानसभा। तो वहीं पर ये बोल रहा है विधानसभा में कितने सदस्यों का हो सकता है, बताइए फटाफट। जितने भी स्टूडेंट क्लास सेशन में है वो लोग आंसर करने की कोशिश करें। आपका हो जाएगा आंसर डी, 60 या 500। ठीक है, अधिकतम जो संख्या है वो 500 हो सकती है और न्यूनतम जो है वो कितनी है, 60 है। ठीक है, जरा इसके बारे में देख लीजिए। विधानसभा जो है, विधानसभा, ठीक है, इसका आर्टिकल कौन सा है, विधानसभा आर्टिकल 170। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 333 के तहत आर्टिकल 333 क्या कहता है कि एंग्लो इंडियन सहित विधानसभा में सदस्यों की संख्या, विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। लेकिन अब क्या हुआ है, एक अमेंडमेंट हो गया, आपको पता होगा 104वां जो संविधान संशोधन हो गया, इससे क्या कर दिया गया, एंग्लो इंडियन वाला समाप्त कर दिया गया, है ना। एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त, राइट। ये भी पॉइंट आपको क्लियर रखना है। पहले क्या था, आर्टिकल
333 के थ्रू क्या किया जाता था, एंग्लो इंडियन सहित विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 500 हो सकती है, अधिकतम 500। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन हो गया, इससे क्या हुआ, एंग्लो इंडियन का प्रावधान क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। राइट, अब देख रहे हैं आपको एक आर्टिकल और आता है, कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 371। इसके द्वारा क्या किया गया कि कहते तो हैं कि आर्टिकल 170 के तहत न्यूनतम संख्या जो होगी, न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ राज्य भी हैं। जैसे आर्टिकल 371 में डिफाइन किया गया है कि कुछ राज्य हैं, कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर क्या है, 60 से कम है, सीटों की संख्या जो है वो 60 से क्या है, कम है। ठीक है, कम है। वो कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखने हैं भाई। आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है, यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है, 30। ठीक है, यहाँ पर सीटों की टोटल संख्या कितनी है, 30। मतलब इसकी भी 30, इसकी भी 30, इसकी भी 30, तीनों की अलग अलग 30। ठीक है, 30 सीटों की संख्या एक ही, मतलब ये मत समझिएगा कि इन तीनों का मिलाकर 30 है। ठीक है, तीनों के पास कितनी है, 30 सीट्स हैं। राइट, गोवा के पास भी 30 है, अरुणाचल प्रदेश के पास भी 30 है। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे नागालैंड हो गया, है ना, नागालैंड हो गया, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, यहाँ पर है 46। ठीक है, नागालैंड हो गया, यहाँ पर है 46 सीटों की संख्या। राइट, एक और है कौन सा, मिजोरम। मिजोरम में कितनी है, मिजोरम में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 40। ठीक है, ये याद रखना है। तो कुछ राज्य क्या है, ये समझ लो, ये अपवाद स्वरूप है, ये अपवाद स्वरूप राज्य हैं जहां पर क्या है, सीटों की संख्या थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो न्यूनतम कितनी हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकती है, न्यूनतम सीटों की संख्या 60 हो सकती है, और अधिकतम कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। राइट, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये था, मैंने आपको बता दिया, न्यूनतम कितनी होगी, न्यूनतम 60 हो सकती है, और अधिकतम कितनी होगी, अधिकतम 500 हो सकती है। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, जरा ध्यान देंगे आप लोग। कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है, नहीं पर ध्यान देना है। एक तरफ हो गई संस्था, एक हो गया स्थापना वर्ष, एक तरफ। राइट, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि क्या, सीबीआई की बात कर रहा है। राइट, सीबीआई की बात कर रहा है। इसकी स्थापना क्या 1963 में हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, या प्रवर्तन निदेशालय 2000। जल्दी बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर करेंगे फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आंसर करेंगे फटाफट, सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, बताइए फटाफट। ये सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, आप लोग देख रहे हो ना कि यूपीपीएससी में आरओ में पेपर पॉलिटी का सेक्शन किस तरह से पूछा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 में ही। तो ये तो हो गया आपका राइट। ठीक है, ये तो हो गया आपका सही जवाब, सीबीआई की स्थापना 1963 में ही हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कल भी मैंने बताई थी 1964 में ही हुई थी। राइट, ये भी आपका क्लियर हो गया। भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो था ये भी 1985 में ही आया था। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना यहाँ पर गलत दी गई है, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में हुई थी। ये हो जाएगा आपका गलत जवाब। तो अतुल आपका गलत हो गया है भाई, 19, अतुल आलोक दोनों का गलत हो गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी। राइट, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो फटाफट, क्या कह रहा है। कह रहा है प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। ठीक है,
जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएंगे कौन थे इसके अध्यक्ष। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, के संथानम, चौधरी चरण सिंह या बाबू जगजीवन राम। जल्दी से आंसर कीजिए। क्लास को शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। अगर क्लास आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक भी करें, है ना। बताइए आंसर। के संथानम। अच्छा, बहुत सोच समझ के आंसर करना, बहुत सोच समझ के आंसर करना, गलत नहीं होना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। भाई देखिए 1966 में क्या हुआ था, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था, जो पहला था, ठीक है, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित हुआ? 1966 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन बने थे भाई? मोरारजी देसाई, राइट। मोरारजी देसाई ने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी। बात क्लियर हो गई। और इसी को जब 1967 में पुनः लेकर आया गया तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तब आपको याद रखना है के हनुमंथैया, ठीक है, हनुमंथैया, ठीक है, के हनुमंथैया द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो 1966 में किसने की थी? मोरारजी देसाई ने। और के हनुमंथैया ने 1976 में की थी, 67 में की थी। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। तो यहाँ पर तो भाई के हनुमंथैया का नाम ही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 या 67 ऐसे करके क्लियर रखना है आपको, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि 1966 से 67 के टाइम में ही क्या हुआ था, हमारे यहाँ कौन सी योजना आई थी भाई? ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कौन सी योजना आई थी? 1966 और 67 के बीच में ही भारत में क्या आई थी? हरित क्रांति, है ना। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। ये पॉइंट भी आपको क्लियर रखना है। भारत में किसका प्रारंभ हुआ था? हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। और भारत में अगर आपसे पूछा जाए, वैसे अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए, विश्व में हरित क्रांति का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। किसका नाम याद रखना है? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, राइट। इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में जनक अगर आपसे पूछा जाए, आप सभी को पता होगा, मुझे पता है आप सभी इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्या नाम था उनका? विश्वनाथन, है ना। एस क्या था नाम? जल्दी बताइए। MS स्वामीनाथन, विश्वनाथन, ठीक है। क्या नाम था? MS स्वामीनाथन। बात क्लियर हो गई। MS स्वामीनाथन, राइट। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो गया आपका सही जवाब। और इसे भी आप लोग नॉर्मन बोरलॉग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हो गया आपका राइट आंसर, हरित क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। आंसर कर दीजिए और राइट आंसर की कीजिएगा, गलत करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल कर लिया गया, भाग 8 भाग लेने का अधिकार दिया गया, वे कौन से हैं? ठीक है, प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, वे कौन से प्रदेश हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन है दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली पुदुचेरी, दिल्ली दमन दीव या चंडीगढ़ या पुदुचेरी। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी को पता ही होगा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। संविधान संशोधन कौन सा था? 70, है ना। 70वां जो संशोधन हुआ था उससे क्या किया गया आपको बताना है। फटाफट बताइए कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए। आप सभी को राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में तो पता ही होगा। आर्टिकल कौन सा है? 54, है ना, राष्ट्रपति निर्वाचन। आर्टिकल 54 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। बी। अच्छा, दिल्ली और पुदुचेरी को, बहुत बढ़िया,
किसने बताया है भाई? आलोक ने बताया है, बाकी तो सब सो ही रहे हैं, है ना। दिल्ली और पुदुचेरी को क्या कर दिया गया था? केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल कर लिया गया कि ये लोग भी क्या होंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में सहभागिता देंगे। अगर आपसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाए, आप सभी को पता होना चाहिए कौन कौन शामिल होता है भाई? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं ना। कौन कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित की बात कर रही हूं मैं, राइट? किसकी? निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है, मनोनीत सदस्यों की बात नहीं हो रही भाई। मनोनयन तो राष्ट्रपति ही कर रहे हैं ना उनका, तो मनोनीत सदस्य कैसे शामिल होंगे? मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करके लेकर आ रहे हैं, तो वो तो फिर उनके पक्ष में ही योगदान देंगे, है ना, उनके पक्ष में ही मतदान देंगे। इस वजह से क्या होता है कि उनको शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, ठीक है, आर्टिकल 61 में जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तब वहां पर कौन से सदस्य शामिल होते हैं? फिर निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। तब वहां पर क्या है? मनोनीत सदस्यों की भी भागीदारी हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर रखना है। यहाँ पर क्या है? निर्वाचित सदस्य ही भाग ले रहे हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है आपको, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो गए, और क्या हो गया? विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद नहीं बोला है मैंने, क्लियर रखना है माइंड में थॉट। ठीक है, क्या है? विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचित ही हो रहे हैं, कहीं पर भी मनोनीत शामिल नहीं होंगे, ये पॉइंट भी क्लियर रखना है। और क्या, यहाँ पर मैंने किसकी बात की है? विधान सभाओं की बात की है। इसका मतलब क्या हुआ कि विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जब यूपीएससी बनाती है तो इसी तरह से बनाती है, वहीं पर क्या होते हैं, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं अगर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, शामिल नहीं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, राइट। और क्या हो गया? एक लोग और शामिल कर लिए गए, कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल कर लिए गए? दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य शामिल हो गए, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सारी जगह क्या है? निर्वाचित सदस्य शामिल हो रहे हैं, बाकी मनोनीतों को शामिल नहीं किया गया है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताते राष्ट्रपति पर, वहां पर क्या है? मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये याद रहेगा। आर्टिकल 52 से 61 तक किसका प्रावधान है? राष्ट्रपति का प्रावधान है, यानी कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, मैं जब राष्ट्रपति आपको पढ़ाऊंगी तब मैं आपको कोड के थ्रू सारी चीजों को बड़े ही आराम से समझा दूंगी और वहीं के वहीं आपको कंठस्थ भी करा दूंगी, राइट। तो चलिए फिर आज का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और ये क्या होगा? आपका होमवर्क होगा। और होमवर्क का मतलब तो आपको पता ही होगा कि कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मेंशन करना है। और कल मैं देखूंगी कि कितने फ्रेंड्स का आंसर मिलता है, कितने स्टूडेंट राइट आंसर करते हैं। ठीक है, कल मैं देखूंगी। क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संबंध में यहाँ पर कथन दिया गया है, इसका आंसर आपको करना है। चलिए फटाफट अभी नहीं, कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर करेंगे और यहीं से क्या करेंगे, हम इस सेशन को एंड करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर करते हैं समाप्त। कल फिर मिलेंगे 11 बजे, ठीक है, एक बढ़िया से टॉपिक के साथ। तो कल मेरे साथ आप सभी फिर से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, राइट। अगर आपको क्लास सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने और भी प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ कीजिए क्लास को शेयर, और मेरे साथ डेली 11 बजे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए। फिर क्या कहते हैं, क्लास को यहीं पर करते हैं एंड। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन बार बार करते रहिए। जय हिंद।